ये हमारा शिक्षा संबंधी, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है ना, हमने अनुच्छेद 21E को पढ़ लिया। अब हम लोग चल रहे हैं अनुच्छेद 22 को पढ़ने। कौन सा? अनुच्छेद 22। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक, देखिए इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। पहला ये कर लेते हैं, आ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को, देखिए के लिए निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, इस तरीके से। तो देखिए एक व्यक्ति होता है जो गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है, और एक वह व्यक्ति है जो गिरफ्तार होने वाला है, गिरफ्तार होने वाला। देखिए हम पहले इसकी बात करते, आ की बात करते, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया किसी भी वजह से, तो पहली बात उसे उसका अपराध बताना जरूरी है, उसे उसका अपराध बताना जरूरी है। यूं ही नहीं कि उठाया रोलेटेड की तरह किसी को उठा के बंद कर दिया, ऐसे नहीं। उसके बाद उसे अपने पसंद का वकील, अपने स्वेच्छा से अपने पसंद का वकील करने की छूट, ठीक है। तीसरी बात, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो गिरफ्तार होने का मतलब है ना, यहाँ से एक तरह डिटेन करने से, जिसको हम लोग निरोध कहते हैं, निरोध, निरोधक डिटेन, ठीक है ना, डिटेन। मैं इसको थोड़ा सा फिर से करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। देखिए देखिए फिर से करता हूँ मैं अनुच्छेद 22 को। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही आज कंफ्यूजन। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है, निरोध एवं गिरफ्तारी के से संरक्षण, एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। कि जैसा मान लीजिए हमने, निरोध का मतलब क्या होता है, निरोध का मतलब होता है किसी को डिटेन कर लेना। डिटेन मतलब कि अगर हमें जैसे कुछ पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति है, ये अपराध करने वाला, मतलब अपराध के पहले, अपराध करने के पहले अगर आप किसी को गिरफ्तार पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं डिटेन करना, ठीक है। निरोध एक तरीके से हम ये अपराध करने के, हमको शक है कि ये आदमी कल मर्डर कर देगा, ये आदमी देश में दंगा करा देगा, तो अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि बड़े बड़े नेताओं को पहले डिटेन कर लिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि इनसे हमको कुछ खतरा लग रहा था, इसी वजह से इनको हमने डिटेन कर लिया। तो इसमें चार बातें होंगी। अगर पुलिस ने किसी को डिटेन किया तो पहले तो व्यक्ति को उसको क्यों डिटेन किया गया ये बताना, उसको
क्यों डिटेन निरोध किया गया, एक तरीके किया गया, बताना जरूरी है, बताना जरूरी है, ठीक है ना। बिना बताए भी 3 महीने तक रखते हो तो बात की बात है, उसको मैं आपको बात बताऊंगा। दूसरी बात, उसको अपने वकील से बात करनी, उसको किसी एक तरीके से परामर्श की भी छूट होनी चाहिए। मतलब अगर किसी वकील से बात करना चाहते हो, किसी से भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते, परामर्श की छूट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। और चौथी बात, अगर कुछ ऐसा लगता है कि मतलब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसे निर्यात करना चाहिए तो मजिस्ट्रेट छूट दे सकता है, मजिस्ट्रेट उसे छूट दे सकता है, छोड़ सकता है कि भाई इसको इसे कोई भी खतरा नहीं है और इसको छोड़ दिया जाए, तो ये मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो तब है जब वो डिटेन निरोध किया गया बेसिकली। अगर मान लेते हैं, हाँ इसमें थोड़ा बात और है, देखिए ये वाला जो निरोध वाला है ना, ये किसी विदेशी या एक निरोधक कानून है, या कोई भारतीय है जो निरोधक कानून के अंतर्गत, भारतीय निरोधक एक कानून है, निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। तो जो बताया कि एक कानून है जो उसमें की छूट नहीं दी जाती, कानून के अंतर्गत अगर वो निरोध किया गया है, अंतर्गत निरोध है, तो उसे छूट नहीं मिलेगी, तो उसे ये जो छूट थी, छूट नहीं मिलेगी। इस समय जब जरूरत होगी तब बताऊंगा, अभी बस आप इतना इसको जान लीजिए। दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो आपराधिक मामलों के लिए गिरफ्तार किया गया, आपराधिक मामले करने वाला है, ठीक है। पहला तो ये सब सामान्य मामलों के लिए था, थोड़ा सा मुझे पहले बता दीजिए, सामान्य मामलों के लिए था कि आप 24 घंटे के अंदर किसी को गिरफ्तार करें। लेकिन अगर ये कोई पता चल जाए कि कोई विध्वंसक गतिविधि करने वाला है, ये बहुत खूंखार आतंकी टाइप का है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। पहली बात तो 3 महीने से अधिक नहीं रह सकते, 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते, ठीक। कितने महीने से, 3 महीनों से अधिक इसको नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरी बात, निरोध का आधार इसे भी बताना जरूरी है, निरोध का आधार इसे भी बताना जरूरी है, इसे भी बताना जरूरी है, ठीक है, कि हमने इन्हें इसको क्यों निरोध किया हुआ है। 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, निरोध का अधिकार बताने की जरूरत है, और साथ में एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा, एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जिसमें उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश होंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली बस ये गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में था। एक था कि अगर मान लेते हैं हमने फिर से पूरा अनुच्छेद 22 को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में देखा। पहला साधारण मामलों में और दूसरा आपराधिक मामलों में। अगर हम साधारण मामलों की बात करें तो साधारण मामलों में अगर आप किसी को निरोध करते हैं या डिटेन करते हैं, उसको गिरफ्तारी इसलिए थोड़ा कम निरोध करना कि आप उसे कारण बताएंगे, पहली बात। ठीक है, कि क्यों डिटेन किया है। नंबर 2, परामर्श के लिए उसे छोड़ देंगे। किसी से वो परामर्श ले सकता है, उसे लगता है किसी वकील से हमको बात करनी चाहिए, परामर्श ले सकता है। ठीक है, ले सकता है। नंबर 3 कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना है। 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है उसे। ठीक है, प्रस्तुत करना है। और ये है कि चौथे नंबर पे अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे छोड़ सकता है। मजिस्ट्रेट उसे छोड़ सकते हैं, मजिस्ट्रेट उसे छोड़ भी सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई नहीं इसको गला डिटेन किया गया तो उसे छोड़ देने का अधिकार है, मजिस्ट्रेट को उसे छोड़ भी सकते। ठीक है, ये तो हो गया साधारण मामले में। इतना इसको सब बोला कि इस बोर्ड को समझ लेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। ठीक है ना। आपराधिक मामले में किसी को 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते, किसी को 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसे भी कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, एक समिति का गठन किया जाएगा, जो एक सलाहकार समिति होगी, सलाहकार समिति, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, न्यायाधीश होंगे। तो ये जो एक समिति बनेगी, सलाहकार समिति, जो ये बताएगी कि जो आपराधिक मामला इसका ये कर सकता था कि नहीं कर सकता, या इसकी आगे की जो डिटेंशन है वो बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो ये देखिए हम मतलब एक तरीके से कितने उदार देश हैं कि अपराधियों को अभी इस तरह से संरक्षण देते हैं। मतलब अपराध कोई करे ना, तो इस तरीके से अनुच्छेद 22 में इतना ही है। ठीक है, फिर बहुत सारे एक्ट वगैरह हैं, निरोधक कानून, जो कोका मकोका नासा मकोका आया था एक। ठीक है ना, एक टाडा है तो जो विध्वंसक हो गया, जिसके अंतर्गत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तो अभी चल रहा है। उसके बाद फिर पोटा भी आया था, जिसके अंतर्गत राजा भैया को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना हमारा देश उदार है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी स्थिति में सजा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अनुच्छेद 22। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 23 के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, आज 23 और 24 और इसमें पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 23 देखो, अनुच्छेद 23 ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, में ये दिया गया है कि ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मैंने इसको सब तुम बताया था 23-24 अंतर्गत आते हैं, ठीक है, 23-24 जो है right against exploitation, right against exploitation, right against exploitation, ये होता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। देखिए मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। देखिए जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो क्या था, ब्रिटिश ने क्या किया, भारतीयों को बंधुआ मजदूर बनाया, भारतीयों को दास बनाए रखा। यहाँ से गिरमिटिया मजदूर ले जाते थे सूरीनाम, अलग अलग देशों में ब्रिटिश जहाँ उनका अपना शासन था वहां पर वो उनको मजदूर बना के उनका खूब शोषण करते थे। ये तो हो गया ब्रिटिश का। अब भारतीय का कैसे करते थे, जो बड़े जमींदार हुआ करते थे, ठीक है ना, कथित राजा महाराजा हुआ करते थे, ये जो गरीब जनता से खेत में अपने काम करा लेते थे, लेकिन उसके बदले उन्हें कोई भी पारिश्रमिक नहीं देते थे। उनको अपने डर से अपने दबाव के अंदर में आके काम करा लेते थे। तो संविधान निर्माताओं को मतलब ये बहुत पीड़ा वाली बात थी कि एक तरीके से एक वर्ग शोषण कर रहा है और एक शोषित हो रहा है। तो भाई लोकतंत्र में ये तो नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में सभी समान अधिकार है। तो इसीलिए अनुच्छेद 23 और 24 को एक तरीके से मूल अधिकारों का हिस्सा इन्होंने बनाया। तो हम बात करें अनुच्छेद 23 की पहले। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निर्देश। मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, एवं बलात्श्रम, बलात्श्रम के निषेध को। देखिए मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन, अक्सर आप इसको न्यूज में सुनते होंगे, पहले हम इसको करते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी एक तरीके से, कि मतलब होता क्या, बच्चों को, ठीक है, महिलाओं को, गरीबों को, मतलब एक तरह से जो एक वरुलेबल सेक्शन है हमारा, पिछड़ा समाज है, ठीक है ना, जिसके पास संसाधन नहीं है, गरीब है, उसको क्या होता है कुछ पैसों की लालच में एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता है। अब उनको बेच करके क्या कराएंगे, कहीं उनसे वेश्यावृत्ति कराएंगे, ठीक है, कहीं उन्हें देवदासी बना के रखा जाएगा, ठीक है, उनसे अनैतिक कृत्य कराएंगे, भीख मंगवाएंगे, भीख मंगाना, ठीक है। आज भी ये हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार होने के बाद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा मात्रा में देश के अंदर होती है। देश के अंदर हजारों लाखों की संख्या में लड़कियां हर साल गायब हो जाती हैं, इनका कोई भी पता नहीं चल पाता है। गरीब लोग तो कभी कभी क्या होता है ना कि अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। आज भी
कई एरियाज हैं छत्तीसगढ़ वगैरह आसपास जहाँ की सुनने में आता है कि लोग खाने के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। मतलब ये एक तरीके से कलंक है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए अनुच्छेद 23 का उपयोग किया गया, मानव दुर्व्यापार, मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अब बलात् श्रम क्या होता है, देखिए, मतलब बलात् श्रम, ठीक है। बलात् श्रम मतलब फोर्सफुली, या अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जबरदस्ती, जबरदस्ती कि मतलब कोई व्यक्ति है जो काम आपके यहाँ नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन आपने उसको अपने दम पे, अपनी ताकत पे, अपने डर पे उससे जबरदस्ती काम कराते हैं और उसे पगार भी नहीं देते, उसका पारिश्रमिक भी नहीं देते। ये आज भी हो रहा है, ये स्वतंत्रता के पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोगों को उठाते हैं अपने यहाँ काम कराएं खेतों में, लेकिन उनका पारिश्रमिक भी नहीं देते, उन्हें डरा धमका कर रखते हैं, भी नहीं देते। तो अनुच्छेद 23 जो है पूरी तरीके से इन दोनों एक तरह से अपराध है, इन पर रोक लगाता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये इसके लिए बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए था। बंधुआ मजदूरी देश में पहले बहुत होता था, बंधुआ मजदूरी खासतौर से SC ST वर्ग के लोगों को तो बहुत ज़्यादा सताया जाता था। बंधुआ मजदूरी के नाम उन्हें ले जाएंगे, काम कराया जाता था उच्च वर्ग के लोग, लेकिन उन्हें कोई मतलब उनके श्रम की कोई कीमत नहीं देती थी। तो ये हो गया मतलब फोर्सफुली किसी की इच्छा के विरुद्ध। तो ये बात हो गया कि किसी भी स्थिति में किसी की इच्छा के विरुद्ध ऐसा नहीं काम कराना गलत है, काम तो भाई कोई भी करा सकता है, लेकिन ये काम करने वाले की इच्छा होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई आपके यहाँ मुफ्त में काम करना चाहता तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, भाई कोई करने समय किसी यहाँ मुफ्त में काम करना चाहता तो जाके करो, संविधान को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आपसे कोई लगाव है, आपका मेरे ऊपर कोई एहसान है तो मैं कर रहा हूँ आपकी काम, लेकिन आप मुझे कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता कि चलिए आप जो है हमारे यहाँ मजदूरी कीजिए, हमारे यहाँ दबके रहिए डर के, ये नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 23 इसको रोक लिए। तो शोषण के विरुद्ध, शोषण से बचाना है, लाखों संख्या में देश में आज भी अभी ऐसा हो रहा है, ठीक। फिर बहुत सारे कानून आए, न्यूनतम मजदूरी कानून, पारिश्रमिक कानून, ये हमको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने मानव दुर्व्यापार पर बता दिया आपको, और साथ में बलात् श्रम के बारे में बता दिया। अनुच्छेद 23 में इतना ही था। अब बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 24 की। किसकी? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बालकों के लिए, बालकों को कारखानों में नियोजन से रोकना, कारखानों में नियोजन से रोकना, नियोजन से रोकना। देखिए होता क्या है कि आज भी कहीं भी जाइए तो वहां लिखा रहता है छोटू चाय ले आओ। अक्सर आता है ना, आप देखेंगे बेटा चाय ले आओ, छोटू चाय ले आओ। आप किसी होटल ढाबे में जाइए, एक तरीके से वो सीधा सीधा अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना देश के जिम्मेदारों को फर्क पड़ता है, न किसी को, उससे लेके चाय पी लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले तो बहुत ज्यादा ये होता था कि छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता था, पढ़ाई वढ़ाई का कोई वही नहीं था। तो इसी वजह से क्या होगा, देश का जो एक मानव संसाधन वो नष्ट हो जाता है, कि जो बच्चा पढ़ लिख करके मानव संसाधन बन सकता था, उसका हम उपयोग देश में ना ला करके एक मजदूरी में एक तरीके से उसके जीवन को खराब करें। तो देखिए, तो अनुच्छेद 24 ये कहता है कि फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में, कारखानों में, उसके साथ साथ किसी इस तरीके से खतरनाक खतरनाक कामों में बालकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहली बात, बालकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, का प्रयोग नहीं होगा। ये 14 वर्ष तक के लिए था, 14 वर्ष तक के लिए था।
अब आप थोड़ा देखिए, हमने अनिवार्य एवं शिक्षा कर रखी है 6 से 14 वर्ष तक के लिए, और कारखानों में रोक लगाने को भी हमने कह रहे हैं 14 वर्ष। इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे कारखानों में काम करें ये जाएं वहां पर, शिक्षा जो हम मुफ्त में दे रहे हैं वहां जाके ले। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने लिंक किया इस तरीके से आपको भी लिंकेज करना है, तभी आपका आंसर और ज्यादा समृद्ध होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर बहुत सारे, बस इसका समझ लेना कि 14 वर्ष तक के बालकों को काम करने से रोकना है, खासतौर से फैक्ट्री में। अपने घर में तो काम कर ही सकता है, फैक्ट्री में, कारखानों से, या कोई संगठन है, या मतलब होटल ढाबा कुछ भी है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे इसको लागू करने के लिए अलग अलग कानून आए, वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चलता रहा 2012 तक। कब तक? 2012 तक। ठीक है, फिर 2012 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने क्या किया कि 14 वर्ष तक के बालकों को सॉरी सर, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो इन्होंने निवेदन किया था ना, ये नुकसान पहुंचाने वालों के लिए था, कि अगर मान लीजिए नुकसान कोई पहुंचाता है, हाँ सॉरी ये मैं थोड़ा भूल गया, कि अगर मान लीजिए कोई नुकसान वाला कारखाना, वहां तक आप इनको नहीं कर सकते, तो नुकसान वाले कारखाने नहीं, वहां आप इनको उपयोग में ले सकते हैं। इसको मैं फिर से आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, लग रहा है गड़बड़ हो गया। देखिए, हाँ, हुआ क्या था, ये जो बालकों के निषेध की बात की गई थी, ये खतरनाक कारखानों में, ठीक है, कि जहाँ पे ज्वलनशील होता है, जहाँ माचिस बनती है, जहाँ पे एक तरह से कुछ मतलब ऐसे खतरनाक हथियार बनते हैं, कुछ भी है, वहां भी इनका उपयोग नहीं कर सकते हो। आम छोटे छोटे काम में, चाय दुकान में, इन सब में आप इनका उपयोग कर सकते हो। ये तो था 2012 तक, ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था, ये तो था 2012 तक, कि 14 वर्ष तक के बच्चे चाय की दुकान वगैरह में काम कर सकते थे 2012 तक, लेकिन करते आज भी हैं। 2012 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने इसको कर दिया कि अब 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी रोजगार में शामिल नहीं होंगे, रोजगार में शामिल नहीं होंगे। मुझे यही याद था, मैंने यही बता डाला आपको, होंगे, ठीक है ना। पहले क्या था, खतरनाक के लिए था कि खतरनाक रासायनिक उद्योग में काम नहीं करेंगे, अब किसी भी उद्योग के काम नहीं करेंगे, मतलब कि अब ये जाएंगे पढ़ाई करेंगे, ये क्योंकि हमने निःशुल्क शिक्षा कर दी है 6 to 14 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो जाए पढ़ाई करें, इस तरह के कामों में ना उनका प्रयोग किया जाए। तो ये हो गया अनुच्छेद 24। देखिए, अब आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है, उसके बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।